डीप में जानकारी दिया था आप लोगों को। अगर केवल केस वर्क वहाँ पे दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि समाज कार्य के उपागम को हम छोड़ दें, व्यक्तिगत समाज कार्य के उपागम को हम छोड़ दें, इसका मतलब ये नहीं है। व्यक्तिगत समाज कार्य के बारे में भी हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। अब व्यक्तिगत समाज कार्य के कई ना उपागम को हम अभिगम के नाम से भी जानते हैं, इसको कभी कभी हम लोग ना अभिगम भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं आपको प्रारूप भी मिल जाता है, मॉडल के रूप में भी मिल जाता है, ये है ना। तो आपको ध्यान रखना है ये जो उपागम है तो ये आप लोगों से नाम से पूछ सकता है कि ये विभिन्न प्रकार के जो उपागम है किस किस बंदे ने दिया है। तो मैं 3-4 बातें ही बताऊंगा जो आपको ध्यान रखना होगा। एक बात तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि व्यक्तिगत समाज कार्य में जब कोई उपचार किया जाता है, कोई ट्रीटमेंट किया जाता है, तो उस ट्रीटमेंट की प्रक्रिया में हमें अभिगमों के बारे में जानना पड़ता है ट्रीटमेंट के दौरान, है ना। तो इसकी कंडीशन पे उसने कहा कि एक मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत होता है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, एक और भी होता है, मनोविश्लेषणात्मक उपागम भी होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है ना। थोड़ा सा आप सभी लोग मनोविश्लेषणात्मक उपागम आप इसे बोल सकते हो, है ना, और या तो इसे अभिगम भी हो। अब इसका नाम अलग नहीं है, ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत वही है और मनोविश्लेषणात्मक उपागम भी वही है, एक ही बंदे का नाम आता है। और उसमें आप लोगों को बता दूं मैं, सिगमंड फ्रायड का नाम आता है। किसका नाम आता है? सिगमंड फ्रायड का नाम आता है। इसकी 2 मूल प्रवृत्तियां हैं, उसको आप ध्यान रखिएगा। एक जो है इरोज है, एक थेनाटोस है। आक्रामक वाली जो कंडीशन होती है वो थेनाटोस की होती है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा भी जाता है, आपको तो पता है अच्छी तरीके से। तो फिर ये सिगमंड फ्रायड ने जब व्यक्तित्व का सिद्धांत बता रहा था तो उसी के सिद्धांत पर इसने मनोविश्लेषणात्मक उपागम दिया था। तो इसमें मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ, इद, ईगो, सुपर ईगो, ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये व्यक्तित्व के इसने बेसिकली 3 बातों के बारे में चर्चा किया था व्यक्तित्व विकास के लिए, कि इद होता है, ईगो होता है, सुपर ईगो। अगर आपसे प्रश्न पूछे, जैसे अभी अभिषेक जी का कहना था कि सर नाम याद नहीं होता है, अब आप ध्यान से सुनिए। एक है आपका ईगो, ईगो को बोला जाता है अहम। अगर मैं कहूँ अहम मनोविज्ञान किसने दिया है तो फिर क्या बोलोगे? केवल मैंने अहम मनोविज्ञान की बात किया है, बताइए, कोई भी व्यक्ति बता दीजिए मुझे। फ्रायड का बोलेंगे, केवल की बात मैं कर रहा हूँ, केवल ईगो की। अन्ना फ्रायड। हाँ, अन्ना फ्रायड, देखा इन्होंने बताया। तो अब आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन पे आपको वहाँ पे नोट कर लेना चाहिए कि भाई हाँ ये चीज़ें हैं। ईगो, सुपर ईगो का नाम सिगमंड फ्रायड आता था, और केवल ईगो की बात आती है तो सिगमंड फ्रायड की जो डॉटर है उसका नाम अन्ना फ्रायड है, उसने दिया है। बस इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। बाकी इसमें तो आपको ईद पता है भाई, वो तो एक प्रकार से भाई ऐसी क्रियाविधि करता है जहाँ पे निगेटिव वाली क्रियाविधि होती है, और जब उस निगेटिव क्रियाविधि पर अंकुश लगाने की बात करता है तो सामंजस्य बनाने की बात करता है, वो तो ईगो होता है। और सुपर ईगो ये होता है कि भाई हमें किसी से कोई मतलब ही नहीं रखना है, फिर तो हमने सर्वांगीण चीज़ों पे बात करना शुरू कर देते हैं, सामाजिकरण की बात करना शुरुआत कर देते हैं, किसी चीज़ का मोह माया है ही नहीं, तो सुपर ईगो में पहुंच गया वो, है ना। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। बस अगर ये 3-4 बातें पता है तो फिर प्रश्न कैसा भी आए आप इन बातों को ध्यान में रखिए, और उसके बाद आप क्वेश्चन के ऑप्शन को पढ़िए, ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं रिलेट कर जाएगा आपको, पॉजिटिव शब्द आप कर जाओगे सही जवाब, है ना। तो बस इतनी बात आपको ध्यान रखना है। और कुल टोटल इसने 14 मूल प्रवृत्तियाँ के बारे में बात किया। मैंने कल मूल प्रवृत्तियों के बारे में लगभग 20 क्वेश्चन किए होंगे, 15-20 क्वेश्चन किए होंगे लगभग। अगर किया होगा तो फिर अच्छी बात है। दमन, प्रतिगमन है आपका, प्रक्षेपण है आपका, है ना, उदात्तीकरण है आपका, है ना, बहुत सारी वो होते हैं, ठीक है। तो इसका आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं मनोसामाजिक उपागम के बारे में। अब मनोसामाजिक उपागम के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैंने अगर आप लोगों को कल एक चीज़ बताया था, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो फिर दोबारा सुन लीजिए, अगर लिखे हो तो अच्छी बात है। गार्टन हैमिल्टन के बारे में मैंने बताया था, पहला लेख बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशल केस वर्क, याद नहीं है तो दोबारा से सुन लीजिए आप। 1937 में गार्टन हैमिल्टन का ये पहला लेख आया हुआ था, और ये शांत नहीं बैठे, उसके बाद इन्होंने 3 से 4 साल बाद दूसरा लेख जो लिखा था, दी अंडरलाइन फिलॉसफी ऑफ सोशल केस वर्क, और ये एक ही नाम आता है गार्टन हैमिल्टन का। बस आपको हैमिल्टन के बारे में कहीं नहीं सोचना भाई, आपको सीधा सीधा उपागम में आ जाओ, व्यक्तिगत समाज कार्य के कर जाओगे, सही जवाब दे जाओगे, और आपसे सीधा लिख देगा प्रश्न में दी अंडरलाइन फिलॉसफी ऑफ सोशल केस वर्क। क्या ये प्रश्न नहीं, बना हुआ प्रश्न है। मैं आपसे कहता हूं कि भाई अगर मान लीजिए यूजीसी में पूछा जा सकता है, यहाँ तक एमपीपीएससी में, यहाँ पर ये भी पूछा गया एमपीपीएससी में कि व्यक्तिगत समाज कार्य पर विवेचना करिए,
तो विवेचना जब करोगे मेंस में तो ये चीज़ें लिखोगे नहीं, लिखना पड़ेगा आपको वहाँ पर उपागम ये सारी चीज़ें हैं। तो क्यों नहीं, उसका दिमाग नहीं काम करेगा कि हम उपागम से प्रश्न पूछे, तो पूछ सकता है ये। तो ये दो किताबें हैं उनकी, लेख है, ये दोनों का नाम याद रखना। और मैंने देखो एक चीज़ और बताया था, मैंने कहा था कि निदानात्मक संप्रत्यय, जी संप्रदाय, बोलिए क्या कह रहे हैं? धीरज जी को, अच्छा चलो कोई बात नहीं, धीरज उनका नाम है, हाँ मैंने ऐड कर लिया धीरज जी को। तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि भाई कल बताया भी था कि अच्छा अगर पहली लेख में क्या बातें कही गई थी, पहले लेख में यही बात हुई थी निदानात्मक संप्रदाय के बारे में। इसमें था विचार थे, खुलापन के थे, नया ज्ञान थे, नवीन आंकड़े थे, नवीन अनुभव थे, उसको आधार पर हम क्या करते थे, समाज में परिवर्तन लाने की बात करते थे। तो ये था आपका पहला लेख में। लेकिन मैंने आप लोगों से ये भी बताया था कि जो दूसरा लेख आया था उस दूसरे लेख में क्या हुआ था, कन्वर्ट कर दिया गया था। कन्वर्ट करने का मतलब ये था डिवाइड कर देना एक प्रकार से उसको, कि निदानात्मक अलग हो जाएगा, कार्यात्मकता अलग हो जाएगी, अलग अलग तरीके से इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो ये दी अंडरलाइन फिलॉसफी ऑफ सोशल केस वर्क का था। बस भाई अब बताइए, क्या उपागम में आपको मनोविश्लेषणात्मक उपागम याद नहीं हुआ कि मनोसामाजिक उपागम याद नहीं हुआ? दोनों तो याद हो गए। क्या दिक्कत थी इसमें? कुछ है भी नहीं भाई। जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला, उसका थोड़ा सा अर्थ समझ लीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशल केस वर्क क्या कहता है? केवल निदान की बात करता है जिसमें नए विचार हों, नए अनुभव हों, नए आंकड़े हो, बस हो गया आपका भाई। लेकिन जब यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो ये कहता कार्यात्मकता अलग है भैया, और जो आपका निदानात्मकता है वो अलग है, मतलब सेपरेट कर दिया, अलग अलग कंडीशन में डिवाइड कर दिया। बस अब जब अलग अलग होगा तो जाहिर सी बात है उसमें वातावरण इन्वॉल्व हो जाएगा। और वातावरण आपका कौन सा इन्वॉल्व, तो दो, अब ऐसा नहीं कि भाई केवल बाह्य वातावरण आएगा, दोनों वातावरण आ जाएंगे, बाह्य और आंतरिक। अच्छा ऐसा मत सोचिए कि अब पहले वाले में भाई वातावरण, उसमें भी होगा, नए ज्ञान, नए अनुभव, नवीन आंकड़े दोनों में आते, ठीक है, वहीं से मिलेंगे आपको। ये तो कॉमन सेंस की बात है, बस बाकी कुछ है नहीं इसमें। क्लियर हो गया आपका ये, ठीक है। उपागम का विकास के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। उपागम के विकास में ये अप्रोच, जो डेवलपमेंट ऑफ अप्रोच दिया हुआ है, तो इसमें देखो कई विद्वानों के नाम आते हैं, बड़े सारे विद्वान हैं। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको बताऊंगा अभी कौन कौन से विद्वान आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए, मनोसामाजिक उपागम का विकास मैरी रिचमंड के कार्यों से हुआ। अब आप ये ना सोचें कि सर जब व्यक्तिक समाज कार्य की प्रणाली के बारे में बात कर रहा था, जहाँ पे आप बोल रहे हो कि नए अनुभव, नए ज्ञान को आगे ले जाने की अवधारणाओं को परिवर्तित करता है, क्या नाम है उसका, गार्टन हैमिल्टन, तो इसका नाम कहाँ पर है भाई? मैं आपको बताता हूँ कि मैरी रिचमंड और गार्टन हैमिल्टन को इसका जन्मदाता माना जाता है। ध्यान से सुन लीजिए। अगर मैं आपसे बात करूं मनोसामाजिक के बारे में भी, तो वहाँ पे तो बेसिकली क्योंकि निदान का, जो सामाजिक निदान की किताब किसने लिखा है बताइए? 1917 में किसने लिखा था? मैरी रिचमंड लिखा। तो बात ये साबित हो, हाँ ये बात फिर मैरी रिचमंड से साबित हो जाती है कि निदानात्मकता से ही तो मैच कर रहा है ये। तो जाहिर सी बात है कि आपका जब मनोसामाजिक उपागम है उसमें तो ज्वाइन लेट कैसे हुआ सर? मैं काफ़ी ट्राई कर रहा था बहुत टाइम से सर। अच्छा, मैं स्क्रीन पर नहीं हूँ, एक मिनट मैं बता देता हूँ वीडियो। तो देखो मैंने कहा कि उपागम जो मनोसामाजिक था वो निदान पे आधारित था। तो निदानात्मक की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ पे संप्रदाय की बात होती है तो वो बात गार्टन हैमिल्टन की आती है, वो पहली लेख में थी। इससे हमें मतलब साबित हो जाता है कि भाई वही है, हैमिल्टन है। दूसरा 1941 का भी बात करता, तो ये भी हमें साबित हो जाता है कि यही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर जनक कोई माना जाता है तो इसमें मैरी रिचमंड का भी नाम आता है, प्लस में अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका जन्मदाता हैमिल्टन का भी नाम आता है। पर्टिकुलर एक बंदे का नाम नहीं आएगा। अब आप ये भी मत सोचिए कि सर दोनों लोगों का नाम आ जाए तो फिर मैं क्या करूँगा। तो बताऊं, वहाँ पे क्लियर लिखेगा, कहेगा कि सामाजिक निदान का अवधारणा किसने दिया, ऐसे बनाएगा प्रश्न, तब मैरी रिचमंड होगा। अगर आपसे पूछेगा, आप लोगों से ये प्रश्न करेगा कि निदानात्मक संप्रदाय, तो निदानात्मक संप्रदाय थोड़ी ना मैरी रिचमंड दिया है, वो तो गार्टन हैमिल्टन ने दिया है। अगर कहेगा कि निदानात्मक संप्रदाय के नाम से प्लस में इसका नाम कार्यात्मकता को रिलेट कर दिया, कार्यात्मकता जो है वो भी रिलेट किया है, तो दो नाम आ गए, तब किसने दिया है, तब यहाँ पे हैमिल्टन का नाम आ जाएगा। बस इतनी बात आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, बाकी इसमें कुछ है नहीं। तो इसका विकास की बात मैं करूं तो यहाँ उसके कार्यों का अगर जो श्रेय जा रहा है, इसका विकास का जो कार्य हुआ वो श्रेय जा रहा है मैरी रिचमंड को। 1917 पहले कहेंगे हम, 1937 बाद की बात कहेंगे। तो आप थोड़ा सा समझ भी सकते हैं, यहाँ पे कॉमन सेंस का भी प्रयोग लगा सकते हैं कि भाई ये पहले हो सकता है आया होगा, है ना, ये पहले हो सकता है आया होगा।
है कि नहीं। महेंद्र जी क्लास में सही समय, आगे हम बात कर लेते हैं इसके क्रम में। तो यहाँ पे कह रहा है कि अहम मनोविज्ञान। अब अहम मनोविज्ञान की बात आए तो थोड़ा सा ये भी सोचा करो कि ये तो एन्ना फ्रायड भी चल रहा है और कह रहा है कि सामाजिक व्यक्तिक कार्य में घनिष्ठ संबंध स्थापित किया। मतलब अन्ना फ्रायड वाला भी प्लस में सोशल केस वर्क का भी, दोनों का बता दिया गया घनिष्ठ संबंध है। तो जब ये घनिष्ठ संबंध बताया तो एक प्रकार से यहाँ पे क्रियाविधि चली है उपागम के अप्रोच, तो ये धीरे धीरे उपागम की तरफ चल रहे हैं, अप्रोचेस की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। तो इसका विकास हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्योंकि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की बात करूं, जब सिगमंड फ्रायड दे रहे थे 1926 में, तो वहां पर इन्होंने ईद, ईगो, सुपर ईगो के बारे में बात किया था। तो उस ईगो के बारे में केवल सेपरेट, अगर ईगो साइकोलॉजी की बात करें तो केवल सेपरेट जो है अन्ना फ्रायड ने कर दिया था। मैंने अभी आपको बता भी चुका हूं, ठीक है। इसके अतिरिक्त भी कई ऐसे विद्वान रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, देखिए गार्टन हैमिल्टन का भी नाम है, ठीक है। यहाँ पे बर्था रेनाल्ड का भी नाम। अब बर्था रेनाल्ड के बारे में मैंने आपको अच्छी एक बात बताई थी, अब क्या बार बार बोलूँ, आपको पता होना चाहिए कि जैसा व्यक्ति हो ऐसा स्वीकार कर लो, है ना, ये चीज़ें। और टाइले का नाम, अब इतने सारे नाम नहीं है ना, उनका अलग अलग कॉन्सेप्ट है, वहाँ से प्रश्न आने वाले हैं। उपागम में अब इतने नाम दे दिए गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई ये सब है, भाई ये सब सहयोग दिए, ये लोग का सहयोग है। अगर मैं कोई किताब लिखूंगा तो मैं अकेले थोड़े ना लिखूंगा, उसमें मान लीजिए गरिमा का कुछ होगा कंटेंट, कुछ होगा शशांक सर का होगा, कुछ सतेंद्र जी का होगा, सबका कुछ ना कुछ कोई ना कोई कंटेंट हुआ करता है, ठीक है भाई। तो ऐसी कंडीशन पे हम क्या करते हैं, एक बुक बनाते हैं। तो ये सहयोग, मैंने कह दूंगा भाई कि एक बुक आई यूजीसी की जिसमें इन सबका सहयोग रहा, तो सहयोग है इन सबका। मेन अगर कोई बात होता है उपागम में तो मैरी रिचमंड का हो गया, है ना, बस जी। काउंसलिंग से संबंधित है ना, काउंसलिंग नहीं, ये उपागम एक प्रकार के, अगर हम बात करें तो काउंसलिंग परामर्श होता है, हालांकि ट्रीटमेंट का ही पार्ट बनेगा। हम उपचार की बात कर रहे हैं, उपचार की प्रक्रिया में अभिगम का प्रतिपादन करना बहुत जरूरी है। हम ट्रीटमेंट के ही अंतर्गत की बात करें, अप्रोचेस की, है ना, अप्रोचेस की बात करें। अप्रोच मतलब होता है उपागम, प्रारूप भी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और लेते हैं हम लोग व्यवहार जो है विज्ञान के बारे में। तो व्यवहार के बारे में बस मैं एक ही बात आपको बताऊंगा, वो ध्यान रखिएगा, जेबी वॉटसन का, बस जेबी वॉटसन का नाम, बस आगे कुछ चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों को मैंने बताया भी है कि व्यवहार में आपका ईल थॉर्नडाइक भी आ जाता है, इवान पैट्रिक पावलोव आ जाता है, बीएफ स्किनर भी आ जाता है। सबके अलग अलग थ्योरीज दी गई, जैसे थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर की थ्योरी है, आपको पता होगा अच्छे तरीके से, बिल्ली पर किया था। इवान पैट्रिक पावलोव की बात करें, कुत्ती पे किया है, ये भी आपको पता है। स्टिमुलस था, उसमें घंटी थी, भोजन था, दो टाइप के इसके क्या थे, स्टिमुलस थे, उद्दीपक थे, है ना ये। और ओसीटी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जिसको आप बोलते हो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, बीएफ स्किनर ने दिया था, चूहे पर दिया था, कबूतर पर दिया था, आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। पुनर्बलन पर रिलेटेड था वो, पुनर्बलन से, है ना। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों से बताया था, एक तरफ संज्ञानात्मक जेरेम ब्रोनर का नाम बताया था, जीन पियाजे का नाम बताया था, गेस्टाल्ट के बारे में बताया था, जो मैक्स वर्धिमन था उसके माध्यम से मैंने बताया था आप लोगों को संज्ञानात्मकता में। अल्बर्ट बेंडूरा के बारे में आपसे चर्चा किया था, ठीक है, अल्बर्ट बेंडूरा सामाजिक में, है ना। और लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में बात किया था, नैतिकता के बारे में, है ना। और कोहलर का नाम आता है तो कोहलर का नाम ध्यान रखना, इनसाइट थ्योरी में अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, ये सब के सब प्रश्न बनाए जाते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग को मैं करा चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा ध्यान भी रखिए ये सब चीज़ों का। मनोसामाजिक उपागम के वैल्यूज़ के बारे में बात करते हैं, इसकी वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, वैल्यूज़ क्या क्या हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ, जब उसका देखो, अगर यहाँ नहीं लिखा होता सेवा की स्वीकृति तो भी मैं लगा देता कि बर्था रेनाल्ड, तब तो बर्था रेनाल्ड देता इसकी वैल्यू, क्योंकि उसका सहयोग है तो अपने स्टेटमेंट को जरूर डालेगा उसमें। भाई मेरा एक शब्द है कि समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, तो मैं चाहे स्पेशल एजुकेशन का पढ़ाऊँ, चाहे आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊँ, उसमें ज़रूर मैं ये शब्द इन्वॉल्व भी करता। इसी तरीके से बर्था रेनाल्ड भी जहाँ भी रहेगा वहाँ अपने शब्दों को जरूर इन्वॉल्व करेगा कि सेवार्थी की स्वीकृति, जैसा व्यक्ति हो वैसा स्वीकार कर लिया जाए, ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा। तो उसका भी स्टेटमेंट आप यहाँ पे मान सकती है, एक वैल्यूज हो जाएगी आपकी। संबंध, अगर हम बात करें, संबंध सामान्य केंद्रित होता है। अब जाहिर सी बात है कि जब आपको मैंने अभी एक चीज़ बताया भी है कि घनिष्ठता संबंध के बारे में, जहाँ पे नए अनुभव, नए ज्ञान के आने से अवधारणाओं में परिवर्तन होता है, कॉन्सेप्ट में परिवर्तन होता है,
तो संबंध सम्मान केंद्रित होना चाहिए, मतलब घनिष्ठता होनी चाहिए एक कार्यकर्ता और सेवार्थी के बीच में। अब ऐसी घनिष्ठता नहीं होनी चाहिए कि प्रति अंतरण और अंतरण वाली प्रतिक्रिया। घनिष्ठता होने का मतलब ये हुआ कि उसकी समस्या को आप समझ सको और वो आपकी बातों को समझ सके, ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए। बाकी इसमें कुछ है भी नहीं ना, मैं आगे क्या बताऊं आप लोगों को, बस इतनी बात ध्यान रखिए, संबंध सम्मान केंद्रित होता है जहां पर आपका सेवार्थी की आवश्यकता को महत्वपूर्ण दिया जाता है, महत्वपूर्ण बताया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंस दिया गया है। कार्यकर्ता जहां तक संभव होता है विषयात्मकता रूप से सेवार्थी की समस्या का मूल्यांकन करता है। अब आप भली भांति तरीके से जानते भी हैं, आपको पता भी होना चाहिए। जब मैं आपको ट्रीटमेंट और उपचार के बारे में बता रहा था तो उपचार में मैंने बताया था कि अलग अलग तरीके के लोगों ने स्पष्टीकरण का भी लगाया तरीका वहाँ पर, है ना, बहुत सारे स्टेटमेंट थे वहाँ पर आए थे, ट्रेडिशनल शब्द आए हुए थे। तो यहाँ जब कभी भी किसी चीज़ का आप उपचार करोगे, ट्रीटमेंट करोगे, तो बिना मूल्यांकन का तो हो ही नहीं सकता। तो सेवार्थी का मूल्यांकन भी होना अत्यंत आवश्यक है। और मूल्यांकन फ़ायदा यही करता है कि उसकी व्यक्तिगत जो भी समस्याएं होती हैं उसको दूर करता है, जो भी उसकी समस्याएं होती हैं मूल्यांकन से। हम मूल्यांकन क्यों करते हैं, हमें यही पता चलता है कि आपने ये बात कहाँ तक सीखा है। अब मैं जब क्वेश्चन करता हूँ आप लोगों का तो ये समझो मूल्यांकन करता हूँ कि आप लोगों की पकड़ कितनी है ना। मैं आपसे बताऊँ, जब मुझे तो ऐसा लगता है कि जब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ तभी आपको समझ में आता है, जब मैं पढ़ाना बंद कर देता हूँ फिर आपको समझ ही नहीं आता है वो चीज़ें। मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है आप लोगों के बारे में, ठीक है। तो ऐसा ना करें आप लोग कि ये सारी चीज़ें जो है आप लोग याद भी रखें लंबे समय तक, थोड़ा सा, है ना, कुछ समय तक इसको याद भी रखें आप लोग, जो क्योंकि आपके काम आने वाली है ये सारी की सारी बातें, है ना। तो ये चीज़ आएगी। और उपचारात्मक समझ कहने का मतलब ये होता है कि जब व्यक्ति कार्यकर्ता जो सोशल केस वर्कर है उसको हमेशा स्वीकृति के विषय को जो समस्या होगी उस समस्या के कारणों को जानना चाहिए उसे, और कारणों को जानेगा तभी जब उसका मूल्यांकन करेगा वो, है ना। तो विषय रूप से सेवार्थी की समस्या का मूल्यांकन भी होना अत्यंत, ये वैल्यूज़ है उसकी वैल्यूज़ है, मूल्य है ये। अगर हम बात करें सेवार्थी का अलग स्वयं निर्णय लेने का अधिकार भी होता है, उसमें आत्मनिर्देशन की व्यक्ति की विकसित होता है। अब मैं आपसे बताऊं, प्रश्न देखो यही सब बनते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैं आपको शब्दों को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ, आप लोगों को यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ, यही सब आता है ऑप्शन में। बस सिर्फ वहाँ पे शब्द हो सकते हैं, ट्रेडिशनल शब्द हो सकते हैं, कभी कभी तो आपको ये सरल मिल भी जाते हैं, ऐसे में ऐसे ही शब्द मिल जाता है। और उसमें आत्मनिर्देशन शक्ति का विकसित करने का प्रयास करता है, यही है उसकी वैल्यू, मनु सामाजिक विकास का यही वैल्यू है, ठीक है, कि भाई उसमें उसके अंतर क्या है, विकसित किया जाए, आत्मनिर्देशन की क्रियाविधि को विकसित किया जाए। फिर कहता है कार्यकर्ता सेवार्थी और अन्य अंतर निर्भरता को स्वीकार करता है, ठीक है। कभी कभी आत्मनिर्देशन की सीमा को कम करना आवश्यक होता है जिसमें दूसरों को तथा सेवार्थी को हानि ना हो सके, इस वजह से मतलब कोई चीज़ ओवरफ्लो ना हो पाए, ठीक है। तो उसके मतलब उसके आधार पर दिया जाता है, जो उसकी नीड होगी उसकी आवश्यकता या नीड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसको समस्या का समाधान करते हैं। हाँ बोलिए, कोई कुछ कह रहे हैं शायद, चलो अच्छा फिर ठीक है आगे बढ़ते हैं। मनोविश्लेषणात्मक उपागम में आपको मुझे बता चुका हूँ आप लोगों को सिगमंड फ्रायड के बारे में, है ना, तो ये तो आपको पता है, इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। समस्या समाधान के बारे में बात करते हैं। मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ, हेलन हॉरिस पर्लमैन का नाम लेता हूँ, और मैं आपसे ये भी कहता हूँ 4 P's के बारे में, है ना, 4 P's के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों से ये भी बोला है कि 1957 में भी आया है। अब ये तो हालांकि नहीं पूछा गया अभी तक कि शिकागो विश्वविद्यालय में समाज कल्याण जो प्रशासन था उसका तत्वाधान के रूप में विकसित किया गया था 1957 में, ये तो नहीं पूछा जाता। लेकिन ये बहुत सरल भी है कि अगर आप हेलन हॉरिस को 1957 याद रख रहे हैं, 4P के इतने सारे शब्द, तो ऑटोमेटिक शिकागो विश्वविद्यालय याद तो होना ही चाहिए, है ना, आप लोगों को समाज कल्याण प्रशासन के रूप में वहीं से इसने विकसित किया था। इसका उद्देश्य था यही, एक प्रकार से अगर हम बात करें कि सेवार्थी चाहे वह व्यक्ति अथवा परिवार दोनों की क्षमताओं में वृद्धि करना सामाजिक व्यक्तिगत कार्य का एक प्रकार का उद्देश्य बन गया है। इसका बेसिकली यही मोटो था। तो सेवार्थी के रूप में भी काम कर रहा था, परिवार के साथ जब समस्या का समाधान कर रहा था, परिवार भी इसके लिए सेवार्थी ही बना, ठीक है, उसकी समस्या का समाधान करना, ये था इसका मोटो। तो अब ये मत सोचना आप लोग कि सर ये तो ग्रुप वर्क में भी कहीं आ सकता है, नहीं भैया, ग्रुप वर्क नहीं आएगा।
हेलन हॉरिस पार्लियामेंट ग्रुप वर्क में नहीं आएगा। आप भले कहते हो ग्रुप वर्क सेवार्थी के रूप में, अंगों के रूप में उसे स्वीकार करते हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कहीं की चीज़ कहीं और पे ना जोड़ें आप लोग। ये हेलन हॉरिस पार्लियामेंट केवल समस्या समाधान के उपागम में आता है, और ये आता है कहाँ पर, ये केस वर्क में आता है, बस यही आपको ध्यान रखना है। पूछा भी गया है, सम्मिलित करने वाले प्रश्न को मैंने करवाया भी है और आप लोगों ने उसको किया भी है अच्छे तरीके से, मुझे याद है यार, है ना, याद भी है मुझे। और इसने देखिए क्या किया है, इसने समस्या समाधान के जो कुछ साधन थे उस साधनों को इसने विकसित किया। और विकसित करने का मतलब एक प्रकार से ये था कि व्यक्ति जब अपना समायोजन उचित ढंग से करने में असफल हो, तब जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान करने में असफल हो तब की प्रक्रिया बताया, क्षमता, संप्रेषण, अवसर, ऐसे शब्दों को जोड़ा। ठीक है, अगर हम बात करें संप्रेरणा के बारे में, तो अवांछित तरीकों से समस्याओं के संदर्भ में कार्य करना हो जाएगा। ठीक है, मतलब अवांछित तरीकों से जो अपनी क्षमता है उस क्षमता का समस्या समाधान में उपयोग कैसे कर रहा है। ठीक है, अब अवांछनीय तरीकों से जब अपनी क्षमता का समस्या का उपयोग कैसे कर रहा है, तो ये कैपेसिटी के अंतर्गत आ जाएगी। और जो आपका अवांछित तरीकों से अपनी क्षमता का समस्या के समाधान में उपयोग कर रहा है, वो आपका आ जाएगा संप्रेरणा में। संप्रेरणा अवांछित तरीकों से समस्या के संदर्भ में कार्य करना होता है, और अवांछित तरीकों से अपनी क्षमता का समस्या के समाधान में उपयोग करना होता है, वो आपका हो जाता है क्षमता। अवसर की मतलब होता है कि जाहिर सी बात है, अगर किसी व्यक्ति को आप अवसर दोगे, अनुभव के माध्यम से सिखाओगे, वातावरण में डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से सिखाओगे, तो वो व्यक्ति जल्दी सीखता है, तो इसलिए उसे अवसर जरूर प्रोवाइड करें। अवसर की बात अगर कोई किया है तो हेलन हॉरिस पार्लियामेंट ने किया है। ठीक है, इसी ने समस्या समाधान का विकास जब कर रहा था तो उस समय बताया भी था कि अगर कोई व्यक्ति अपने समस्याओं को समाधान करने में असफल होगा तो उसे संप्रेरणा जरूरी है, उसके लिए क्षमता जरूरी है, उसके लिए अवसर जरूरी है, तो वो व्यक्ति जो है जल्दी सीखेगा। आपको ही मैं अगर कहता हूँ कि आप लोग कॉपी करके कभी भी जवाब मुझे ना दें, तो मैं आपको अवसर प्रोवाइड कर रहा हूँ उस प्रश्न के प्रति। अगर मैं कोई क्वेश्चन करता हूँ आप लोगों से, कभी आप उसका वो चीज़ें ना करें, कॉपी करें, मैं आपको अवसर दे रहा हूँ, तो अपनी समस्या का आप स्वतः क्या कर रहे हैं, समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर नहीं आएगा तो फिर तो मैं बताऊँगा कि भाई इसका जवाब ये होना चाहिए, है ना, वहाँ पर मैं आप लोगों से चर्चा करूँगा। तो ये चीज़ें हैं, अवसर देना जरूरी है। और 4P में आपको ध्यान रखना, इसने जो है एक व्यक्ति के बारे में बात किया था, फिर उसके बाद उसने संस्था के बारे में बात किया, समस्या के बारे में बात किया, प्रक्रिया के बारे में बात किया, मतलब इसने जो है 4 स्टेप में भी बात किया। अब अगर मैं बात करूं व्यक्ति के बारे में, तो व्यक्ति मनोसामाजिक होता है भाई, चाहे व्यक्ति कोई भी, महिला पुरुष वृद्ध जो भी हो, मैं बता चुका हूं, है ना, तो इसमें क्या ज़्यादा समय लूँ, बोलिए सर। ये 4P का फुल फॉर्म क्या है? 4P कौन कौन से रहेंगे? 4P का मतलब एक हो जाएगा आपका प्रॉब्लम। ठीक है, तो शुरू से आप क्रम से देख लीजिए, क्रम से पर्सन हो जाएगा आपका पहला। ठीक है, पर्सन के बाद आपको ध्यान रखना है वहाँ पर प्लेस। सर पर्सन के बाद प्रॉब्लम, प्लेस आई थिंक प्लेस। क्या होना चाहिए भाई, प्रॉब्लम होना चाहिए कि प्लेस होना चाहिए, बताइए जरा एक बार। सर ये किसी के यहाँ से बैकग्राउंड आवाज आ रही है। सर पर्सन, प्रॉब्लम, प्लेस, प्रोसेस। हाँ, पर्सन आ जाएगा, पर्सन के बाद प्रॉब्लम आ जाएगी, वेरी गुड। प्रॉब्लम के बाद आपका प्लेस आ जाएगा, और प्लेस के बाद आपका प्रोसेस आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये। ठीक है, चलो इतनी तो क्लियर हो गई होगी बात आप लोगों को। आगे हम बढ़ते हैं इसी क्रम में। म्यूट हो जाइए, देखिए बैकग्राउंड आवाज़ आ रही है आपके यहाँ से। हाँ, तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो आपको मिला भी है, लिखा हुआ भी है प्रारूप। पर्सन हो गया, प्रॉब्लम हो गई, प्लेस हो गया, प्रक्रिया भी हो गई, है ना। चलो 4P। अब आपका यहाँ पर केस वर्क हो गया समाप्त। अब हम बात करेंगे ग्रुप वर्क के बारे में। अब यहाँ आप देखिए ग्रुप वर्क में होता क्या क्या है। समाज कार्य आप भली भांति तरीके से जानते हैं। समाज कार्य जो है वो बेसिकली वैज्ञानिक विधि पर, क्रमबद्धता पर, प्रणालियों पर और कुछ कुशलताओं पर वो आधारित है, उस पर कौशलों पर। तो जो सामाजिक समूह सेवा कार्य है वो एक ऐसी प्रक्रिया है या एक ऐसी प्राथमिक प्रणाली है जिसमें सामूहिक जीवन एक कार्यकर्ता के द्वारा प्रभावित होता है।
जो समूह के परस्पर संबंधी प्रक्रियाओं को उद्देश्य प्राप्ति करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, निर्देशित करते हैं। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ तो इसके मीनिंग के बारे में, तो आप ध्यान रखिए कि वैज्ञानिक ज्ञान, प्राविधिक सिद्धांत और कुशलता पर आधारित प्रणाली है। अब ये स्टेटमेंट अगर मेंस में लिखने को आपको मिलता है तो ये स्टेटमेंट आप जो है चाहे केस वर्क हो, चाहे ग्रुप वर्क हो, चाहे कम्युनिटी वर्क हो, तीनों पे लागू होता है, और या तो सोशल वर्क भी हो, ठीक है। केवल अगर समाज कार्य आता है तो भी यहाँ पे काम हो जाएगा। और यह एक व्यावसायिक प्रक्रिया भी है, मतलब लिखने का तरीका है मेंस वगैरह में इसी तरीके से लिखा जाता है, टू द पॉइंट, है ना। तो आप ऐसे बना सकते हैं कि यह एक व्यावसायिक प्रक्रिया भी है। तो ये व्यक्ति जो होगा, इसमें अगर हम बात करें व्यक्ति पर बल दे रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया, हम पढ़ रहे हैं ग्रुप वर्क में ना, तो समूह में जो व्यक्ति होगा उस पर हम बल देने की बात कर रहे हैं, तो केस वर्क नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगर पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की बात करेंगे तो वो आपका केस वर्क हो जाएगा, लेकिन समूह में किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं होगा, वो समूह के व्यक्ति की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, वो हो जाता है समूह आपका, ठीक है। फिर कहता है कि कल्याणकारी संस्थानों का तत्वाधान में किया जाता है, मतलब जाहिर सी बात है, काम क्या है इसका भाई, कल्याण करने का ही तो काम है। क्या काम है? जो सामाजिक समूह समाज कार्य की जो प्रणाली है वो बेसिकली रचनात्मक संबंध में स्थापित होती है, क्षमताओं का विकास करती है ना, तो जाहिर सी बात है उसकी समस्या का समाधान करेगा, बस, ठीक है। और ये आधारित है, जानते हैं सामाजिक समूह जो सामाजिक सामूहिक कार्य है वो संबंधों पर आधारित है, इसलिए आधारित अगर हम कहें तो संबंधों पर आधारित एक प्रक्रिया मानी जाएगी ये। सामाजिक समूह कार्य में अगर मैं बात करूं सफलता के बारे में, तो यहाँ पर कार्यकर्ता में जो समूह सदस्य होता है वो अंतः वैयक्तिक संबंधों का विकास करता है, अंतः वैयक्तिक संबंधों का विकास करता है, और उसकी क्षमताओं में क्या करता है भाई, अब जाहिर सी बात है जो सोशल वर्कर होता है वो निपुण होता है क्रियाविधि में, तो इसलिए उसकी आवश्यकताओं को पहचान कर उसकी समस्या का समाधान करता है वो। तो व्यक्ति की सहायता के समूह में माध्यम से किया जाता है, जाहिर सी बात है व्यक्ति की सहायता समूह के माध्यम से की जाएगी। और सेवा संबंधी क्रियाकलाप जो होगी स्वयं जो होगा एक प्रकार से उपकरण के रूप में भी आता है, यूज़ भी करते हैं हम उपकरणों वगैरह का भी, टूल्स वगैरह का भी यूज़ करते हैं, है ना। और प्रशिक्षित कार्यकर्ता जो है कार्यक्रमों के संबंध में क्रियाकलापों के अंदर जो है अंतः क्रियाओं का मार्गदर्शन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि अंतः क्रियाओं का मार्गदर्शन करने के लेकर अपने जो है नियोक्ता के अनुभव का प्रयोग करता है। वही चीज़ है कि अंतः वैयक्तिक संबंधों का विकास करने की क्षमता में निपुण होना है ना, उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सामाजिक सामूहिक सेवा कार्य की अगर अंतर्गत हम बात करें तो समूह में व्यक्ति और समुदाय में अंश स्वरूप जो है समूह केंद्र बिंदु होगा। तो जाहिर सी बात है अगर समूह कार्य करोगे तो वहाँ पर समूह का व्यक्ति केंद्र में होगा, अगर समुदाय का काम करोगे तो उसमें जो व्यक्ति होगा वो भी केंद्र में होगा, तो वहाँ पे कम्युनिटी होगी केंद्र में, कहने का भाव हुआ कम्युनिटी होगी। तो उस कम्युनिटी में 10 लोग हो सकते हैं और इस समूह में भी 10 लोग हो सकते हैं। डिसाइड करता है कि आपने कौन सा, अब उस समुदाय में जो लिया है तो वो समुदाय में 10, उस समुदाय के लोग ही 10 ही लोग होंगे, बस इसका मतलब ये है, ये समुदाय का मतलब हुआ, ठीक है। याद रखिए आप लोग, समुदाय में व्यक्ति ही लोग 10 है, ठीक है, बात समझिएगा। थोड़ा सा परिभाषा के बारे में बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे न्यूज़ ट्रेट जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, ग्रेस कोयले का नाम याद रखिएगा थोड़ा सा, ग्रेस कोयले। देखिए मैं आपको बताऊँ एक बात, यहाँ पर जब सामाजिक समूह कार्य के बारे में डेवलप होने की बात हो रही थी तो सन 1935 की बात कर रहा हूँ, 1936 में अपना TISS आ गया था, है ना। तो उस समय व्यावसायिक रूप ले लिया था ये, जब आया ये अपने मुंबई में, तो उस समय समूह कार्य व्यावसायिक रूप ले लिया था। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बताइए जरा एक बार। यस सर। तो ये धीरे, हाँ बहुत बढ़िया। तो ये धीरे धीरे जब व्यावसायिक रूप ले लिया था अपना ग्रुप वर्क, तो उस समय ग्रुप वर्क में विभिन्न प्रकार के विचारक लोग थे और अलग अलग अपने कोटेशन, अपने शब्दों को उन्होंने विकसित किया था। हालांकि अभी मैं बात करूँगा उसके हिस्ट्री पर, तो थोड़ा सा ग्रेस कोयले के बारे में जान लेते हैं। तो 1939 में इसने अपनी परिभाषा लिखा कि सामाजिक समूह कार्य का उद्देश्य है कि सामूहिक स्थितियों में व्यक्तियों की अंतः क्रियाओं के द्वारा व्यक्तियों का विकास करना, ऐसी सामूहिक स्थितियों का उत्पन्न करना जिससे समान उद्देश्यों के लिए एकीकृत हो सके, सहयोगिक सामूहिक क्रिया हो सके। ये बात कहते थे आपका ग्रेस कोयले महोदय। बहुत नाम हेलन एक नॉर्थन का भी नाम आता था, इसी से मिलता जुलता उसकी परिभाषा थी, लेकिन बाद की आई थी, लेकिन ये बहुत पुराना है बंदा है, याद रखिएगा।
इसका नाम ग्रेस कोयले का। तो ये ग्रेस कोयले की एक अहम भूमिका थी इसमें, समूह कार्य में अंतः क्रियाओं का विकास करने की बात कर रहा था ये, अंतः क्रियाओं का विकास करने की, क्योंकि अंतः क्रियाओं के बारे में सामाजिक कार्यकर्ता समझेगा ना, तभी तो उसी के बारे में चर्चा किया है ग्रेस कोयले ने, उसी चीज़ों के बारे में यहाँ पर ग्रेस कोयले महोदय ने बताया है। समूह का उपयोग जब भी आप करें, ध्यान रहे, सदस्यों को सहायता प्रदान करने के लिए आप निर्देशित कर सकते हैं उसे, उसकी जो भी प्रत्याशित समस्याएं हैं उसकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं आप, उसको क्रियाशील बना सकते हो आप, उसको आप सक्षम बना सकते हो आप। यही है इसका ग्रेस कोयले महोदय का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। विल्सन और रायलैंड के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन्होंने भी कहा कि यह एक प्रणाली है और यह एक प्रक्रिया भी है, और इसके द्वारा हम सामूहिक जीवन का एक कार्यकर्ता लिखा हुआ है, ये कार्यकर्ता लिखा हुआ भाई है ना, कार्यकर्ता, ठीक है। तो कार्यकर्ता के द्वारा प्रभावित होता है, जो समूह की परस्पर संबंधी प्रक्रिया का उद्देश्य प्राप्ति के लिए सचेत रूप से निर्देशित करता है, जिससे प्रजातांत्रिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है आप सभी लोगों से कि सामूहिक जीवन को एक प्रकार से सोशल वर्कर क्या करता है, उसको उसके परस्पर संबंधी क्रियाओं के उद्देश्य प्राप्त करना चाहता है, उसको मार्गदर्शित करना चाहता है, और उसमें प्रजातांत्रिक लक्ष्य इन्वॉल्व होगा, और उसी को लक्ष्य को प्रजातांत्रिक जो लोकतांत्रिक लक्ष्य है उसको प्राप्त करना ही यह समूह कार्य हो जाएगा। वही कहलाता है विल्सन रायलैंड का परिभाषा, विल्सन और रायलैंड की परिभाषा कहलाती है। गार्टन हैमिल्टन के बारे में अभी मैंने गार्टन हैमिल्टन के बारे में 2 किताबों के नाम बताए, जरा कोई मुझे बताएगा उसकी किताबों के नाम, बहुत फेमस था। एक था बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशल केस वर्क और द अंडरलाइन फिलोसफी ऑफ सोशल केस वर्क, 2। अब ये जब दोनों सारी किताबें निकाल लिया केस वर्क में, तो इसका दिमाग काम किया कि भाई अब हमें करना चाहिए ग्रुप वर्क में काम। तो 1941 के बाद इसने ग्रुप वर्क में आ गया। अब ग्रुप वर्क में इस महोदय ने ये कहा कि मनोसामाजिक प्रक्रिया है ये, क्योंकि ऑलरेडी मनोसामाजिक उपागम इसने दिया है, जनक मानते हैं हम लोग इसको, मैरी रिचमंड को। कहा कि नहीं भाई ये मनोसामाजिक प्रक्रिया है। देखो वहाँ की बात यहाँ से कैसे देखो रिलेट कर रहा है, मैं बता रहा हूँ ना कि एक व्यक्ति अपने शब्दों को कहाँ पर यूज़ कर सकता है, यहाँ पर भी यूज़ कर रहा है, और कह रहा है कि जो नेतृत्व की योग्यता और सहकारिता के विकास में उतनी संबंधित है जितनी सामाजिक उद्देश्य के लिए सामूहिक अभिरुचि का निर्माण होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने लीडरशिप की योग्यता और उसका सहकारिता का विकास करना है तो उसके लिए आपको सामाजिक उद्देश्य के लिए आपको सामूहिक रुचि का निर्माण करना पड़ेगा पहले, तभी नेतृत्व की भूमिका विकास हो पाएगी। रुचि का मतलब होता है एक प्रकार से अगर हम बात करें तो आप समझ रहे होंगे इंटरेस्ट है ना, रुचि, अभिरुचि उसी को बोलते हैं इंटरेस्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सामूहिक अभिरुचि का निर्माण हो जाएगा तो वहाँ पर नेतृत्व की योग्यता आ जाएगी, और नेतृत्व का मतलब होता है लीडरशिप, और लीडरशिप आपको मैं बता दूँ आपको ग्रुप वर्क में भी पढ़ना है और आपको कम्युनिटी वर्क में भी पढ़ना है, बस 2 ही में पढ़ना है आपको, ठीक है। तो यह हैमिल्टन का नाम है, इसे आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि लीडरशिप की योग्यता का विकास करने के लिए बात किया था हैमिल्टन ने, है ना। देखिए एचबी ट्रैकर का नाम आप लोगों को सुना होगा। ये महोदय ने इतने में यहीं तक संतुष्ट नहीं थे परिभाषा तक ही, इन्होंने कुल टोटल 10 सिद्धांत दे दिए थे। कोई बताना चाहेगा इनके किताब का नाम? इनकी किताब का नाम प्रिंसिपल ऑफ सोशल ग्रुप वर्क ही इसकी किताब का नाम है। इंग्लिश बोल दो या तो आप हिंदी बोल दो कि सामाजिक सामूहिक कार्य के सिद्धांत। और ये जो सिद्धांत थे ये थ्योरी वाले नहीं थे आपके कि आप मॉडिफिकेशन कर देना फिर बाद में, ये प्रिंसिपल वाले थे जो सार्वभौमिक सत्य होते हैं हमेशा।
अब इन्होंने कहा कि सामाजिक संस्थानों के अंतर्गत समूह में एक कार्यकर्ता के द्वारा सहायता की जाती है। मतलब समूह में एक भाई कार्यकर्ता तो होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो कार्यकर्ता कार्यक्रम संबंधी क्रियाओं में व्यक्ति के परस्पर संबंधों की प्रक्रिया को मार्गदर्शन देगा। सभी लोग मार्गदर्शन देने की बात कर रहे हैं, सभी लोग निर्देशन देने की बात कर रहे हैं, जिसमें वे एक दूसरे से संबंधित स्थापित कर लेंगे, मतलब संबंध स्थापित कर लेंगे और व्यक्तिक सामूहिक सामुदायिक का दृष्टिकोण को अपना विकास कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर ये परिभाषा या उसको अवसरों का अनुभव मिल सकता है। तो ये आपका हो जाता है किसका भाई, ट्रेकर महोदय का। तो ट्रेकर महोदय में मैं बताऊँ आपको एक बात याद ये रखना कि ये कहते हैं ट्रेकर महोदय के बारे में मैंने एक बार और भी बोला था, एक बात कि कहा था कि ये ग्रुप वर्क में ही नहीं, ये कम्युनिटी वर्क में भी आएगा, ठीक है। ये कम्युनिटी वर्क में, इसीलिए देखिए आप सामुदायिक विकास भी आपको मिल रहा है। तो सामुदायिक विकास व्यक्तिक और सामूहिक के दृष्टिकोण से इसने अपनी आवश्यकताओं की क्षमता के अनुसार उसे विकास करने के लिए सुअवसर का अनुभव कर सके। ये क्रियाविधि मार्गदर्शन जो करता है वो सोशल वर्कर करता है ग्रुप में। तो इसने कहा कि ये परिभाषा होगी, अगर जो सोशल वर्कर है चाहे ग्रुप में करे, चाहे कम्युनिटी में, चाहे केश वर्क में करे, अगर वो सामाजिक कार्यकर्ता उसको मार्गदर्शन दे रहा है तो ये ग्रुप वर्क कर रहा है। और ये तीनों में हो सकता है पर्टिकुलर। अब ये मत सोच लेना कि भाई इसमें, लेकिन अगर पर्टिकुलर में मार्गदर्शन की बात आएगी तो आप ये भी मत सोचना कि ये केस वर्क है, फिर वहाँ पे पैटर्न बदल जाएगा, ऐसा बनेगा भी नहीं क्वेश्चन, है ना। जिस प्रश्न में वास्तविकता होती है वही प्रश्न बनाए जाते हैं, जिसमें वास्तविकता ही ना हो तो उसमें क्या प्रश्न बनाया जाए, है ना। तो इंडिविजुअल पूछेगा ही नहीं, है ना, याद रखिए। गेशल कोनफ्का कहता है, ये 1960 में इसने एक परिभाषा दिया था अपनी, 1960 में। इसमें कि समाज कार्य में नीति भी होनी चाहिए, है ना सर। किसमें नीतिगत, हाँ नीति तो होनी चाहिए भाई सब, हाँ नीतिगत तो समाज कार्य में तो होना ही चाहिए। नीतिगत का मतलब एक प्रकार से नीति बनाना, कार्यक्रम बनाना, आयोजन करना, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। अगर हम बात करें 1960 के बारे में, गेशल कोनफ्का के बारे में, तो ये कहता है कि समूह कार्य जब भी आप निर्माण करें समूह कार्य का, तो किसी व्यक्ति की अधिकतम क्षमता को समूह के साथ उसके संबंध बनाते हुए, मतलब एक प्रकार से संबंध करते हुए सतर्कतापूर्वक, मतलब सतर्क होकर आप उसको निर्देशित करने के रूप में व्यक्त करें। और उसके अनुसार अगर हम बात करें तो समूह कार्य एक ऐसी प्रक्रिया हो जाएगी जिसमें सामाजिक क्रियाशीलता में वृद्धि करने की सहायता प्रदान करता है। मैं आपको बताऊं, इसकी परिभाषा में बहुत सरल परिभाषा है गेशल कोनफ्का। मैं आपको बताता हूँ एक लाइन में, एक वाक्य में, आप उसे ध्यान रखिए कि सामाजिक क्रियाशीलता में वृद्धि करने में सहायता, सामाजिक क्रियाशीलता में वृद्धि करने में सहायता वो होगी आपकी सामाजिक सामूहिक कार्य। बस अब ये बात अगर मैं करूँ तो देखिए ये तो प्रणाली है। आप किसी भी परिभाषा को देखें, जब भी मेंस में लिखें तो आप ऐसे प्रणाली तो सभी में आता है। सामाजिक कार्यात्मकता को बढ़ावा देने में सहायता करता है। जाहिर सी बात है, व्यक्तियों का ही तो काम होता है, तो वहाँ पे सामाजिक कार्यात्मकता बढ़ाई जाती है, चाहे केस वर्क हो चाहे ग्रुप वर्क का हो। बढ़ा चढ़ा के लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो ये बात भी। तो यहाँ तक तो हमें पता था पहले से भी, हमें इतना तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर कहता है उद्देश्यपूर्ण सामूहिक अनुभव के द्वारा व्यक्तिगत सामूहिक सामुदायिक समस्याओं को और जो है प्रभावकारी ढंग से सुलझाना। मतलब आप यहाँ पर ये सोच लीजिए, चाहे केस वर्क हो, चाहे समूह कार्य हो, चाहे सामुदायिक हो, इनकी समस्या को अगर सुलझाना है तो वह आप कैसे सुलझाओगे, सहायता देकर सुलझाओगे। बस इतनी बात बोला है। कहने का मेरा भाव यही है कि जब भी सामाजिक क्रियाशीलता में वृद्धि करोगे तो सहायता प्रदान करनी ही पड़ेगी आप लोगों को। बस गेशल कोनफ्का 1960। अब परिभाषा आप छोड़ दीजिए और किसी का इंपॉर्टेंट, अच्छा समाप्त भी हो गया परिभाषा यहाँ पर, है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ से उद्देश्य के बारे में। क्या है इसके उद्देश्य? उद्देश्य आप लोग जरा मुझे बताइए, जरा एक बार अपने शब्दों में एक बार जरा मुझे बताइए कि क्या हो सकते हैं उद्देश्य अपने शब्दों में। कोई भी व्यक्ति बताइए। जीवन की आवश्यकता की पूर्ति करना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। हाँ, ये आपने तर्क किया। सामूहिक सेवा कार्य का विकास करना। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सामूहिक सेवा कार्य का विकास कर दिया आपने। सामूहिक रूप से सभी व्यक्तियों का विकास करना। हाँ, सामूहिक ग्रुप के माध्यम से। सामूहिक मतलब वही ग्रुप या सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी।
सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए मैं बताता हूँ। सदस्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करना, बस यही उद्देश्य है। प्रक्रिया। बस अब इसमें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं, आप लोग को खुद पता है कि भाई जाहिर सी बात है कि व्यक्ति के उसके महत्व के बारे में उसको संवेदनशील बनाने की बात करता है। उसको अगर हम बात करें तो समाज के द्वारा स्वीकृति प्रदान करता है। उसको आत्मनिर्भरता को विकसित करने के लिए उसको सामूहिक कार्य करवाता है। सामंजस्य स्थापित, अभी आपने बताया, बहुत बढ़िया। समन्वय की बात करता है, बहुत बढ़िया। आप लोगों में से आप ही लोगों का जवाब आ रहा था। अगर हम बात करें तो एक प्रकार से समस्या समाधान करने की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, चाहे व्यक्तिगत संबंधों में मधुर संबंध बनाने की बात कर रहा है, चाहे प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करने की बात कर रहा है, चाहे वो समानता, समान अवसर, स्वतंत्रता, काम करने का समान अवसर सभी को दे रहा है, तो ये सभी के सभी इसका उद्देश्य है। सबका सब उद्देश्य मंगल, ठीक है, ताकि व्यक्ति अपना जीवन जो है सही तरीके से व्यतीत कर सके, जी सके, है ना। तो ये हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ विद्वानों ने अलग अलग से अपना अपना जो है उद्देश्य रखा था। तो जैसे मैं बात करूँ आपको, एक नाम आता है ग्रेस कोयले का। ग्रेस कोयले ने कहा कि व्यक्तियों की आवश्यकता के क्षमता के अनुसार होना चाहिए। व्यक्तियों के अन्य जो है व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों और समूह के समुदाय में समायोजन करना चाहिए। समाज में अगर हम बात करें तो विकास के व्यक्तियों के लिए मोटिवेट करना चाहिए। अधिकार वही था जहाँ पर आप अवसर की प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता देने की बात कर रहे हैं, समता देने की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं, तो सभी के सभी क्रियाविधि आपका हो जाता है यहाँ पर क्या, प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करना। यही आपकी कहलाती है अधिकारों और सीमाओं और योग्यताओं के साथ साथ अन्य व्यक्तियों के अधिकार और योग्यता के अंतरों को पहचान में मदद करना या उसकी सहायता देना। तो ये हो जाता है आपका उद्देश्य। ये ग्रेस कोयले में मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पर कुछ शब्दों को ध्यान रखें, जो कि अगर नाम से ही पूछ लेता है कभी कभी, तो कैसे इसको आप लगाओगे एग्जाम में अगर आ जाता है ग्रेस कोयले का। तो पहले तो एक शब्द निकालिए, अवसर। ठीक है, अब आप बताइए जरा, अगर किसी व्यक्ति को अवसर दोगे कि भाई तुम ये काम करो, तो वो व्यक्ति जब काम करेगा समूह में या व्यक्ति या समुदाय में जहाँ पे भी काम करेगा, तो वो काम करेगा कैसे भाई? वो काम जब कर लेगा तो वो समायोजित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अवसर दे रहे हो आप, और अवसर जब दे रहे हो तो वो काम जब कर लेगा तो वो क्या हो जाएगा? उसके अंदर समायोजन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जाहिर सी बात है भाई, समायोजन आ जाएगा जब वो काम कर लेगा तो। ठीक है, तो अवसर देते हैं हम किस लिए? उसको समायोजित होने के लिए। और जब वो समायोजित हो जाएगा तो हम उससे क्या करेंगे? मोटिवेट करेंगे। हम उसको क्या करेंगे? भाई शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया काम किया आपने, ये अच्छा काम कर दिया। तो हम इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करेंगे, सामाजिक पुनर्बलन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो जब हमने सामाजिक पुनर्बलन का प्रयोग करेंगे तो ऐसी कंडीशन पर क्या हो जाता है कि व्यक्ति को एक प्रकार से प्रेरित करना। तो यहाँ पर मोटिवेशन भी आप याद रख सकते हैं, प्रेरित करना। पहले व्यक्ति को अवसर दिया, समायोजित हुआ, फिर मोटिवेशन दिया, काम कर लिया, पूरा कंप्लीट हो गया, समायोजित हो गया, फिर मोटिवेशन दे दिया। फिर जब मोटिवेशन दिया तो फिर आपने बताया कि भाई ऐसा है, तुम्हारे ये अधिकार हैं, तुम्हारे ये समता है, तुम स्वतंत्र हो, तुम्हें बोलने की आज़ादी है, तुम्हें जो है विधि के समक्ष समता का अधिकार है, तुम्हें स्वतंत्रता का अधिकार है, तुम्हें जो है एक प्रकार का अगर हम कहें कि काम के सामान के रूप में अगर अवसर देने की बात करें, वहाँ पर भी तुम्हारा उसका अधिकार है। ठीक है, तो हम ये एक प्रकार से प्रजातांत्रिक रूप में मूल सिद्धांतों के अंतर्गत हम इसको जोड़ सकते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि उसे विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों को जोड़कर हमने उसको मोटिवेट किया। ठीक है, तो वो सिद्धांतों को समझ गया। ठीक है, तुम्हारे ये सिद्धांत है। तो आप ऐसे ग्रेस कोयले को एक सारणी के रूप में ऐसे आप समझ सकते हैं, है ना, क्रम के रूप में। बाकी आपको यही शब्द जो है 4 मिलेंगे, इन्हीं को रिलेट करेंगे तभी आप एलिमेंट कर पाएंगे ग्रेस कोयले की, है ना। पूछ लेता है कभी कभी नाम से कि कितने सिद्धांत दिए, मतलब उद्देश्य दिए हैं। मेहता का कौन कौन सा उद्देश्य था? मेहता कहता है परिपक्वता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सहायता दी जाती है। कह रहा था सांवेगिक, पूरक और सामाजिक खुराक प्रदान करने के लिए दी जाती है। कह रहा था कि नागरिकता और जनतांत्रिक भागीकरण। जी सर, गत्यात्मक तो खुराना जी ने बताया है ना सर, सामाजिक कार्य में। गत्यात्मक डायनेमिक सोशल वर्क है। डायनेमिक सोशल वर्क में आपका बीजी खेर का नाम आएगा। हाँ, बीजी खेर का नाम है। डायनेमिक नाम यहाँ पे नहीं आ रहा है ना। यहाँ पे परिपक्वता का नाम आ रहा है, तो व्यक्ति की सहायता करने की बात होता है तो मेहता का नाम आता है।
पूर्ण और संवेगात्मक और सामाजिक खुराक की बात हो रही है तो मेहता का नाम आ रहा है। नागरिकता में एक प्रकार से जनतांत्रिक भागीकरण की बात हो रही है तो मेहता का नाम आ रहा है। अगर हम बात करें असमायोजन और वैयक्तिक और सामाजिक विघटन का उपचार की बात कर रहा है तो मेहता का नाम आ रहा है। अब इसको कैसे याद रखोगे? देखो, इसने मेहता जाहिर सी बात है, मेहता समझो कि एक ऐसा नाम लग रहा है हमें जैसे मैं ही मैं हूँ, मतलब ईगो वाला मेहता, मतलब मेहता में आप ईगो समझ शब्द को रिलेट करिए जैसे मैं, ठीक है। तो मेहता कहता है कि भाई पहले मैं तो परिपक्व हो चुका हूँ, नहीं कहते भाई। अभी आपसे अगर मैं किसी से कहता हूँ फ़ोन वगैरह, अभी तो आप बच्चे हो, आप ही बोलो किसी को अभी आप बच्चे हो, तो हैं मैं बच्चा हूँ, इतना बड़ा हो गया मैं बच्चा भी हूँ। तो अब आप सोचिए वो अपने आप में ईगो मेहता, तो वो परिपक्व हो गया, पहले परिपक्वता के बारे में बोला। और फिर उसके बाद जब ये परिपक्व हो गया है, जो कि आप जान रहे हैं कि उसके अंदर ईगो है और वो कह रहा है कि मैं परिपक्व हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका कहीं ना कहीं संवेग, ठीक है भाई, सामाजिक जो भी क्रिया होगी वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से अगर हम कहें तो दिक्कत कर सकती है उसको, क्योंकि वो ईगो है, ईगो में परिपक्वता बोल दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हर जगह सक्षम ही हो, ठीक है। तो संवेग और सामाजिक खुराक प्रदान करना, एक प्रकार से हम यहाँ पे संवेग का विकास करते हैं, सामाजिक क्रियाविधि को भी विकास करते हैं, है ना। तो ये चीज़ समझ सकते हैं। और अगर हम बात करें तो नागरिकता और जनतांत्रिक, तो जाहिर सी बात है वो जो नागरिकता है जो जनतांत्रिक चीज़ों में है, हम ये भी नहीं चाहते हैं कि वो समाज से अलग हो जाए। ईगो तो है उसके अंदर, परिपक्वता तो बोल दिया उसने, संवेग विकास ही नहीं कर पा रहा, बढ़ावा तो दे रहे हैं इसका भी, तो फिर मैं उसका काम क्या करूँगा कि उस व्यक्ति को नागरिकता में जोड़ दूंगा कि भाई तुम नागरिक ही हो अपने देश के, ठीक है। नागरिकता भागीदारी को बढ़ावा देंगे, भाई आप आओ हमारे साथ, ठीक है, आप समूह से अलग मत होइए, ठीक है, तब भी हम उसको जोड़ेंगे क्योंकि हमें उसे सुधारना है। मतलब एक ट्रिक बना रहा हूँ इस तरीके से, आप समझिए, है ना इसको। और फिर उसके बाद वहाँ पर जो है असमायोजन, व्यक्तिक और सामाजिक विघटन उपचार करना। अब हमारा तो काम ही है, अगर भाई वो बोल तो दिया कि मेरे अंदर ईगो, मैं परिपक्व हूँ, मैं चोर हूँ, ये सारी चीज़ें हैं, तो बोल तो दिया है, लेकिन फिर हम उसको क्या करते हैं, हम जानते हैं उसका संवेग सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, तो हम उसका बढ़ावा देने की बात करते हैं, उसे प्रदान करते हैं, भागीदारी देते हैं समाज में। फिर कहते हैं कि भाई सामाजिक विघटन जो कर रहा है, वो जो भी उसके अंदर असामाजिक समस्याएं हैं, ऐसा जो शब्द बोला उसने पहले कि मैं परिपक्व हो चुका हूँ, मैं सोचता हूँ इसका ट्रीटमेंट हो जाए, उपचार हो जाए सही तरीके से। तो आप ये चाहते हैं लास्ट में उपचार, तो मेहता ये शब्द से भी आप रिलेट कर सकते हैं। तो ऐसे ट्रिक भी आप लोग एक कीवर्ड्स लिख लिया करें ताकि आपको याद हो जाए। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है नाम से भी कि कौन कौन सा सिद्धांत किसने दिया। विंसन लायरैंड के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग। इसने व्यक्ति के संवेगात्मक संतुलन को बनाना, शारीरिक रूप से स्वास्थ्य, और दूसरा कहा कि समूह की उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो है सहायता करना आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जो है जनतंत्र के लिए आवश्यक होता है। तो ये इसने दो बातें की, एक तो संवेग संतुलन की बनाने की बात किया, शारीरिक रूप से स्वस्थ होने की बात कर रहा है, दूसरी बात कर रहा है कि सामाजिक जो जनतंत्र है उसके लिए भाई आवश्यक है, ये उद्देश्य को प्राप्त करना होगा तो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जो जनतंत्र है वो आवश्यक होगा, सामाजिक, आर्थिक और आपका राजनीतिक। तो ये विल्सन और आइलैंड का नाम आ जाता है ना, तो ऐसे भी आप इसे रिलेट कर सकते हैं। ट्रेकर महोदय का नाम आपको पता ही है, एच बी ट्रेकर इसका पूरा नाम है। अगर हम बात करें तो मानव व्यक्तित्व का संभव जो है उच्चतम विकास होता है, तो इसने माना है ना, मानव व्यक्तित्व का जो संभव अगर विकास करेंगे तो हाई लेवल पर होता है, ये ग्रुप के माध्यम से। और फिर कहता है कि जो जनतांत्रिक आदर्श हैं उसके प्रति वो समर्पित और अनुरक्त होता है, ठीक है। तो आदर्शों के प्रति क्या होता है, समर्पित होता है या अनुरक्त होता है, ठीक है, ये हो जाता है ट्रेकर का। और फिलिप्स का जो है सामाजिक, जो यहाँ पर अगर हम बात करें सदस्यों का सामाजिकरण करना, ये फिलिप्स का हो जाएगा। कुनफ्का का नाम अभी मैंने आपको बताया भी था, 1960 में परिभाषा भी उसने दिया था, उसने सिर्फ सहायता शब्द जोड़ा था, है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से सामूहिक अनुभव के द्वारा सामाजिक कार्यात्मकता में वृद्धि करना ही जेसल कुनफ्का या गेसल कुनफ्का आप बोल सकते हो उसे, ठीक है। ये आपका हो गया उद्देश्य कंप्लीट। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप प्रारूपों के बारे में देख लीजिए, बस ये नाम याद रखिए कि उपचारात्मक प्रारूप के बारे में अगर हम बात करें तो वो नाम आता है, विंटर का नाम आता है। और पारस्परिकता, अगर हम बात करें पारस्परिकता का प्रारूप है वो आपका होता है अस्कदार, ठीक है, अस्कदारता इसको बोलते हैं, अस्कदारता, इसका बड़ा उल्टा उल्टा नाम लिखा होता है, ठीक है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अस्कदार्थ, ठीक है, अस्कदार्थ आप इसको कहेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे।
ये भी इम्पोर्टेंट ही है। और उसके बाद हम कहें विकासात्मक प्रारूप के बारे में तो बेरस्टीन का नाम आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, बेरस्टीन का नाम। ये 3 लोगों का नाम याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, रेडिकल सोशल वर्क किसने दिया? तो ये रेडिकल मॉडल है, सोशल वर्क नहीं है। रेडिकल देखो 2-3 चीज़ें आती हैं कभी कभी, ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है एग्जाम में। बताइए जरा, रेडिकल सोशल वर्क किसने दिया है? विंटर है ना इसमें। नो नहीं, विंटर नहीं दिया भाई। और कोई लोग बताइए जरा मुझे, रेडिकल सोशल वर्क के बारे में बता चुका हूँ आप सभी लोगों को। देखो जैसे अब आप लोग कह रहे थे ना भाई, वही चीज़ें, रेडिकल सोशल वर्क के बारे में बात अगर मैं करूँ तो नाम एक आता है बेली का नाम। क्या नाम याद आएगा? बेली का नाम, ठीक है, बेली, रेडिकल सोशल वर्क, ठीक है, रेडिकल सोशल वर्क बेली का नाम आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और संज्ञानात्मक समाज कार्य की बात हो या कॉग्निटिव सोशल वर्क की बात होगी तो रॉबर्ट सनले का नाम आएगा, रॉबर्ट सनले, रॉबर्ट सनले का नाम आएगा। अगर आपसे पूछेगा संज्ञानात्मक समाज कार्य, अगर संज्ञानात्मक सिद्धांत पूछेगा तो जीन पियाजे का नाम आएगा। समझ रहे हैं अभिषेक जी? संज्ञानात्मक समाज कार्य पूछेगा तो रॉबर्ट सनले का नाम आएगा, है ना, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछे फैमिली थेरेपी की बात करें, अगर हम फैमिली थेरेपी की तो किसका नाम आएगा? एक नाम आपका आता है सैतीर का नाम आता है, ठीक है, और एक नाम आता है वर्जीनिया करके, वर्जीनिया एक नाम आता है, ये याद रखना है। कॉग्निटिव थेरेपी की बात आएगी, कॉग्निटिव थेरेपी की बात आएगी तो अल्बर्ट बेंडूरा होगा। और एरेन टीबैक वही होता है, एरेन टीबैक, है ना। एरेन टीबैक के बारे में मैंने बताया भी है कि बेक ने क्या क्या बातें की है, ठीक है, उसके बारे में बताया। तो ये चीज़ें हैं। और चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात आती है तो कहीं कहीं आपको ध्यान रखना होगा कि वो डिपेंड किस पे है। अगर हम बात करेंगे जो है यूके के बारे में तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हेनरी सोइल का नाम आएगा। लेकिन एक्टिविया हिल का नाम आप ऐसा नहीं कि भाई आप भूल जाएंगे। एक्टिविया हिल और सैमुअल बर्नले का भी नाम कहीं ना कहीं हम इसको देख लेते हैं। तो इसलिए चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन अगर आपसे पूछता है, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी या उसके बारे में एक्टिविया हिल, सैमुअल बर्नले, लेकिन स्थापना के बारे में हेनरी सोली का ही नाम आएगा, याद रखेंगे इसके बारे में, है ना। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। ये प्रारूपों के बारे में हो चुका है। अंग की अगर मैं बात करूं, गुटरेन का भी है सर, किसका नाम? गुटन, हाँ वो अगर हम बात करें गुटरेन के बारे में तो वो आपका आएगा अमेरिका वाले में, COS अमेरिका 1877 वाले में आएगा वो गुटरेन का नाम। सर तो इंग्लैंड वाले में तो गेसलमेंट का आएगा ना फिर? इंग्लैंड में गेसलमेंट वही है, हेनरी सोइल गेसलमेंट, हाँ गेसलमेंट भी है, हाँ साथ में है। तो मैंने 2 नाम बताए थे ना आप लोगों के लिए, हेनरी सोइल भी गेसलमेंट भी आता है, हाँ वो भी आएगा, हाँ वो भी आएगा। मतलब मिल के किसी काम को करना, मिल के काम किए थे, है ना, मिल के काम किए थे। अब यहाँ पे देखिए 3 अंग के बारे में। एक कार्यकर्ता होता है, अब समूह कार्य पढ़ रहे हैं तो समूह तो जरूर होगा, है ना। एक कार्यकर्ता हो जाएगा, एक समूह हो जाएगा और एक संस्था हो जाएगी। तो 3 तो इसके अंग होते हैं भाई। इसमें क्या क्या भूमिकाएं होती हैं आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। संस्था की भूमिका क्या है? कार्यकर्ता मदद करेगा, समूहों की मदद करेगा, समूह किस तरीके से उसको नेतृत्व का विकास करेगा, संस्था की क्या क्या भूमिका होती है ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको पहले बता रखा है, उसको भी आपको ध्यान रखना होगा, है ना। तो ये आपका हो गया ग्रुप वर्क भी कंप्लीट, ठीक है भाई। ग्रुप वर्क आपका हो गया यहाँ पर कंप्लीट। ग्रुप वर्क में अब आप थोड़ा सा, मैं कुछ नाम बता देता हूँ, उसको आप नोट भी कर लीजिए अपनी कॉपी पर। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि एक बस्तियों की जब स्थापना की जा रही थी तो पड़ोसियों के सामाजिक जीवन को सुधारने के लिए उसके लिए एक टॉयनबी हॉल एक संस्था थी, उसको स्थापित किया गया था। याद रखिएगा थोड़ा सा, ये इम्पोर्टेंट है। और अगर हम बात करें, एक आपने नाम सुना होगा सामूहिक कार्यकर्ता, जो 6 व्यावसायिक समूहों के साथ मिलकर काम किया था। आपने JJ हॉस्पिटल का नाम सुना होगा, है ना, अच्छी तरीके से। तो उसके माध्यम से जब इसको
6 जो व्यावसायिक समूह कार्यकर्ता थे उन लोगों ने मिलकर एक राष्ट्रीय समस्या कार्यकर्ता एसोसिएशन का गठन किया था, 6 लोगों ने मिलकर। और ये बात किया था कब? 1955 में, 1955 में। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में चर्चा कर रहा हूँ लास्ट में, ठीक है, ताकि आप लोग इसको स्किप ना करें माइंड से। ये भी अपने आप में जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, है ना। सर इसके क्वेश्चन बना के वो आज भेजे है ना, ऐसा सर बना के पर एक पेज पे लिख के, तो वो सर काफी हेल्प रहती है सर। देखो मैं बता आपको यही सारी चीज़ें मैं आप लोगों से बता भी तो रहा हूँ, जो मैं बताऊँगा आप लोगों से। कॉपी पर लिखने के लिए मुझे फिर तो पढ़ना पड़ेगा, आप है कि नहीं। और ऐसे कंडीशन पे आप है सर वो लिख के ए का बी एक ऐसी सुबह सर आपने अच्छा बहुत अच्छा डाला था वो जो पेपर 200 क्वेश्चन थे ना। हाँ। अब एक बार उस पर सर थोड़ा सा 15 मिनट ध्यान दे के उसमें ए का कौन सा है, बी का कौन सा है, तो एक लिख के दे तो काफी सर है, बहुत क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है सर। तो एक भी देखो, अगर मैं आपको बता दूं कि होने के तो भाई वो तो 5 मिनट में भी हो जाएगा, उसमें तो बहुत बड़ी बात नहीं है ना। तो 5 मिनट में भी हो जाएगा। इसमें तो पढ़ने से अच्छा है कि ABC क्वेश्चन करते जाओ, लिखते जाओ, करते जाओ, लिखते जाओ, है ना। उसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु कोई बात नहीं, अगर आप ऐसा भी कहोगे तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं। फिर वो वीडियोस नहीं आ पाएंगी, इतना डिटेल और टाइम भी नहीं है ना सर इतना। ओके चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ऐसे ही कुछ होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन का मेन है कि इसका ये रहेगा तो वो तुरंत क्लिक कर जाएगा सर। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से मैं यही करूँगा, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। चलो आगे हम बढ़ते हैं। जो सुबह सर वो भेजी थी ना PDF, उसके सर आप क्वेश्चन आंसर जरूर आप लिख के भेजिएगा सर। ठीक है, ठीक। नहीं उसको तो मैंने भेज दिया, उसको तो मैंने बना दिया, वीडियो बना दिया, उसको देख लीजिए वहाँ से। अब आप लिख लीजिए उसको, है ना। उसके लिए अब मैं बनाऊंगा नहीं, आप लोग उसको देख लीजिएगा, है ना। मैं दूसरा जब कोई PDF बनाऊंगा तो उसको हाँ।